बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में अब बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हुई हैं जब से 13 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी ने चार्ज संभाला है क्रिकेट बोर्ड का। रमीज़ राजा जब से घर गए और नजम सेठी जब से मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने। अभी तो सबकी नज़रें PSL पर मरकूज़ हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड जो 13 फरवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट के मजमूई तौर पर 37 मैचेस खेले जाने हैं और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 19 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। लेकिन एक तरफ तो PSL की तैयारियों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं। जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, उनके जाने के बाद अब हारून रशीद को गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया। 2016 में जब हारून रशीद चीफ सेलेक्टर थे तो पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में मुनक़िद हुआ था, शाहिद आफरीदी कप्तान थे, उसके सेमीफाइनल के लिए भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका था। लोग कह रहे हैं कि हारून रशीद जो इस साल 25 मार्च को अपनी 70वीं सालगिरह मनाएंगे, उनका बड़ा तजुर्बा है, लेकिन वो क्या डिलीवर कर पाएंगे एज अ चीफ सेलेक्टर, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुज़ाकरात कर रहा है, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए मिकी आर्थर से। मिकी आर्थर का 3 साल का इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। मिकी आर्थर का ये कहना था कि वो एज अ कंसल्टेंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। मिकी आर्थर को बड़ा तल्ख तजुर्बा है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब वो क्रिकेट कमेटी के साथ उन्होंने मीटिंग की और मिसबाह-उल हक जब पाकिस्तानी टीम के साथ थे तो उस वक्त अचानक ही मिकी आर्थर को जो है वो फारिग कर दिया गया। अब देखते हैं कि ये मामलात किस समत में जाते हैं। पाकिस्तान की वीमेन टीम की कारकर्दगी भी बड़ी मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया में एक माफिया है पाकिस्तान की वीमेन क्रिकेट पर। इन तमाम मामलात के हवाले से बात करेंगे और इससे पहले कि हम अपने मेहमान से आपका तारुफ कराएं, पहले आपको एक पैकेज दिखाते और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और जिस तरह हमने आपको कहा था कि हम अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराएंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक बनाने वाले जलालुद्दीन, जो कि अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं और स्मार्ट चॉइस जो क्रिकेट एकेडमी है उसके साथ भी अटैच हैं, और उसके अलावा साउथ वेस्ट जोन के ये सिलेक्टर भी हैं। विमेन क्रिकेट के हवाले से भी जलालुद्दीन का बड़ा वसी तजुर्बा है। अमेरिका में भी अपनी खिदमात दे रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की नेशनल विमेन टीम के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं और फिर इन्होंने लेवल 4 का कोचिंग कोर्स किया है, ECB से किया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से किया है, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच। लेकिन पाकिस्तान में क्वालिफाइड लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उन लोगों की ज़रूरत होती है जो यस सर कहकर जो है हर चीज़ पर सर तस्लीम कम करते हैं। तो जलालुद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी जलाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि वाकई में क्या पाकिस्तान में यही है कि जो यस सर कहता है वही होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे मनचले भी हैं, सरफिरे भी हैं कि जो एडजस्ट हो पाते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। जहाँ तक विमेंस क्रिकेट की बात है तो उसमें जो डायरेक्शन है ना, वो मैं समझता हूँ अभी तक सही नहीं। जब मैं चीफ सेलेक्टर था तब भी हम दूसरी डायरेक्शन में जाए थे और हमारी स्ट्रेंथ कुछ और थी। तो जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं आएंगे तब तक हम परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें अपनी जगह और हैं जिसमें हमारे पास पूल बड़ा नहीं है, उसको बड़े करने की ज़रूरत है। कोशिश की थी आपने उस वक्त हमने 5 एकेडमीज बन गई थी और उससे आना शुरू हो गया था टैलेंट। आज जो 3-4 लड़कियां इस वक्त खेल रही हैं, जिसमें फातिमा सना है, अरूप शाह है और 1-2 लड़कियों के नाम अभी जहन में है, वो सब उसी एकेडमी के थ्रू आई थी। तो हमें चाहिए कि हम बेस बड़ा करें, उसके बाद फिर हम अपनी नेशनल टीम के लिए प्लेयरों को सिलेक्ट करें। वैसे तो पूरी दुनिया में पूल छोटा था मगर हमारा बहुत छोटा है और बहुत सारी लड़कियां बार बार खेल रही हैं जबकि उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन कोई ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये वजह है, दूसरी थोड़ी बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह है और उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन सही हो जाए, सही लोग अपनी जगह काम करने लगे और अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोसेस हो, वो आता है वैल्यू सेट करने से। तो ये चीजें हो जाए तो हम बेहतर हो सकते हैं। एकदम से कोई जंप तो नहीं लग सकता। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए पहुंचने के लिए अभी टाइम लगेगा, मगर पहले तो डायरेक्शन तो सही हो। जब डायरेक्शन सही होगी तो फिर हम होप कर सकते हैं, यानी वो प्रोसेस शुरू होगा तो बेहतरी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। सही। रमीज राजा साहब जब चेयरमैन बने थे, तवक्कुआत थी आपको कि एज अ क्रिकेटर वो कुछ न कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करेंगे, लेकिन जब वो हट गए तो उसके बाद उन्होंने तुंद और तेज बयानात देना शुरू कर दिए कि रात की तारीकी में और ये हो गया वो हो गया। समझते हैं कि रमीज राजा तवक्कुआत पर पूरा उतरे?
देखिए, जब मैंने जिस वक्त आए थे उस वक्त भी एक ही बात कही थी कि इनका जो चैलेंज होगा ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट होगा, उसको सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम पहला काम पहले नहीं करेंगे और बाद वाला काम करने लगेंगे तो वो फिर उससे आपको यही मसाइल पेश आएंगे। क्योंकि जब नया स्ट्रक्चर आया था तो 3 साल उन्होंने ज़ाया कर दिए थे और वो क्रिकेट की इवन क्लब क्रिकेट को सही नहीं कर सके थे, ना उसकी स्क्रूटनी कर सके थे, ना उनकी रजिस्ट्रेशन कर सके। तो एट रैंडम उन्होंने एक एडॉक बेसिस पे एक टूर्नामेंट भी कराया जो कि उससे भी बदतर था जो कभी पहले क्रिकेट होती थी। तो रमीज राजा साहब ने जो काम पहले करना था वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि दूसरा काम जिसमें जूनियर लीग कराई और उसमें प्लेयरों को पैसे, तो वो शो ऑफ तो अच्छा था, वो बुरा उसको मैं नहीं कहूँगा, मगर जो असल काम करना था वो उन्होंने नहीं तो किया। जूनियर लीग कराने से T20 पे नौजवानों को हम क्या बताना चाहते हैं? आप नहीं समझते क्रिकेट का असल हुस्न तो लॉन्गर वर्जन है ना? हम T20 में उनको लाकर क्या करेंगे? देखिए, उस लेवल पे अभी हमें लीग की जरूरत नहीं थी, हमें अपनी डोमेस्टिक लेवल पे जो अंडर 19 है, 16 है, 13 है, उसको स्ट्रॉन्ग करना था। यही पैसा वहाँ खर्च करते हैं हम, वो स्ट्रॉन्ग करना था। उसकी वजह मैं बताऊँ, जो भी लड़के उस लीग में खेले उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई, क्योंकि जो उन्हें फैसिलिटीज़ मिली, जो कोचेस मिले और जिस तरह पैसे भी मिले, कुछ उनको अच्छे खासे पैसे मिले उस लेवल पे। अब अगर वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, उन्हें खेलना पड़ेगा ना, अंडर 19 में भी खेलना पड़ेगा, 16 वाले 16 में खेलेंगे, तो वो उसको अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि ना वो स्ट्रक्चर होगा तो उनके नखरे ज़्यादा हो जाएंगे इनकी से, पैसे भी उन्हें मिले बहुत। तो इस लिहाज से वो नुकसानदेह होता क्रिकेट होगा। अगर वो अपने पहले इस बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, वहाँ फाइनेंशियल चीज़ों को बेहतर करते हैं, क्रिकेट को बेहतर करते हैं, पिचेस को बेहतर करते हैं, तो मैं सोचता हूँ वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये शो ऑफ तो अच्छा था, मगर इसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान जूनियर लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे आना था वो नहीं आया। अच्छा, सेठी साहब आए, वो कहते हैं कि आइन जो है 2014 का बहाल करेंगे, फिर इदारों की टीमें बहाल करने के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, रीजन्स की क्रिकेट टीमें बेहतर करने, क्योंकि एहसान मानी साहब के दौर में तो बेड़ा गर्क हो गया था जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर चेंज किया। तवक्को करते हैं कि सेठी साहब कामयाब हो जाएंगे अपनी इस कोशिश में? देखिए, एक्सपीरियंस सेठी साहब का है, उन्हें काम करना भी आता है क्योंकि उनकी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। जो चैलेंजेस आएंगे थोड़े से वो आएंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, क्योंकि एक दफ़ा टीम बंद हो जाती है और उसको दोबारा करना, और फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल मुल्क की ख़राब है, तो ये उनका चैलेंज है। रीजनल लेवल पे कर सकते हैं, उनके साथ शकील शेख हैं, वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो चीज़ों को कर सकते हैं, मगर इतना आसान नहीं होगा डिपार्टमेंट की रिवाइव करना जिसकी बेस पे वो आए हैं। और अगर 2014 का जो वो आइन है वो बहाल जैसे हो ही गया है, तो उसमें जाहिर है कि क्रिकेट ज़्यादा लोगों को खेलने को मिलेगी, ऑप्शन बढ़ेंगे, और मेरा ख्याल है जो 5-6 टीम का कॉन्सेप्ट जो पहले भी पेंटेकुलर के नाम से होता था वो कायम रहेगा, और नीचे जो 16 टीम है वो भी फर्स्ट क्लास खेलेंगी, तो एटलीस्ट बेस हमारी बड़ी होगी और पैरामिड जिसे हम कहते हैं उस तरह ऊपर जाएंगे, तो उससे क्रिकेट को फायदा होगा। हारून रशीद साहब को एज अ चीफ सेलेक्टर कैसे देखते हैं आप? लोग कह रहे हैं कि उनका तजुर्बा तो है, लेकिन उम्र का भी तकाजा है। इस साल 25 मार्च को 70 बरस के हो जाएंगे माशाल्लाह, और मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं, उनके तजुर्बे से एज अ चीफ सेलेक्टर फ़ायदा उठाना चाहिए था या कहीं और उन्हें भेजना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है, इसको मैं टैक्टफुली समझाता हूँ। देखिए, एक तो उन्हें लाइफ एक्सटेंशन मिल गई, अब जब वो बोर्ड से हट गए थे या उन्हें हटाया गया था, उसके बाद शायद वो खुद भी सोचते होंगे दोबारा नहीं आ पाऊंगा। चले आ गए, क्रिकेट चलाने लग गए थे वो, चले आ गए। मैं ये कहूँगा कि जो उन्हें अब अपॉर्चुनिटी मिली है इस पर वो कुछ कर जाए। जो उन्हें असाइनमेंट मिला वो भी इसलिए सही है, जो आपने एज की बात की तो उस एज के लिए वो असाइनमेंट सही है, क्योंकि कोई ग्राउंड में ऐसा बहुत ज़्यादा काम तो करना नहीं पड़ता। उनके पास एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी गेम की, जो पहले टेन्योर में वो करते, जो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, समझता रहा, जो वो समझते भी थे ना वो कह नहीं पाते थे जी जान के, ताकि वो सरवाइव करना चाहते थे पहले वाले टाइम। मगर मैं अब उन्हें यही सजेस्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मौका आपको अच्छा मिला है और इस मौके से कुछ कर जाए, क्योंकि उनको क्रिकेट की समझ है, उनका एक्सपीरियंस है, मगर वो जो एक्शन है ना, ये जो फैसले वो कर सकते हैं वो नहीं करते थे, या वो अपनी राय देते नहीं थे। तो अब इस बार मौका अच्छा है, सेठी साहब उनके साथ बड़े अच्छे एसोसिएट हैं, शकील शेख उनके साथ हैं, ये लोग उनकी बात सुन भी सकते हैं, सपोर्ट भी खौफ और खतर जिसे कहते हैं ना, अपनी ओपिनियन, फेयर ओपिनियन दे दें, जो पहले नहीं देते थे। अच्छा, आपने लेवल 4 के 2 जगह से कोचिंग कोर्सेज किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पाकिस्तानी कोच को इसलिए नहीं लाना चाहते कि सियासत होती है, मिकी आर्थर से रब्ता कर रहे हैं, बाकी जो गैर मुल्की कोचेस थे उन्होंने कहा हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। आपकी क्या राय है, गैर मुल्की कोच बेहतर है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसमें हमेशा 2 राय रही हैं। मेरी राय यह है कि जो कोच जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने कोचिंग की हुई है, जिसने ट्रेनिंग ली हुई है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक है,
और उसको असाइनमेंट दिया जा सकता है। मगर अगर आप किसी फॉरेन कोच को लाते हैं जिसकी बेस ये होती है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता या वो बहुत अपने डिसीजन फॉर्म में, ऐसा नहीं है। ज़रूर वो इन्वॉल्व होता है, मतलब उस तरह नहीं होता कि वो किसी उसको हम दूसरा नाम देते हैं कि वो कैप्टन के साथ चलता है। तो वो एक ओपिनियन है। तो मैं समझता हूँ जो भी बेहतर कर सकता है, जिसको मैनेजमेंट इस लेवल पे आती है और उसके रिजल्ट से आप देख सकते हैं, तो उसे देना चाहिए। मगर फॉरेन कोच रखने में कोई बुराई नहीं है। मगर हमने अब तक जो किया है, हमने फॉरेन कोच रखे हैं मगर उसके साथ अपने जो नीचे लोग हैं उनको ट्रेन नहीं कराया। अगर आज ट्रेन कराते तो हमारे पास उस लेवल के बहुत सारे कोचेस हो सकते थे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कोच रखे वो होना चाहिए। और जाता है आपने मेरी बात कही तो लोग तो ये समझ है शायद मैं अमेरिका से आया, मगर अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई कैन डेफिनेटली इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने जलालुद्दीन से बात की पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से। अब मजीद कुछ बात करेंगे। जलालुद्दीन साहब, सेठी साहब ने भी इस जानिब इशारा किया है कि वो लोग जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करते थे उनकी खिदमात वहीं पर ली जाए। अब आप शाहिद असलम को देख लें कि वो कोच के हेड कोच के असिस्टेंट बने हुए थे। मंसूर राना को देख लें, मंसूर राना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर बन गए थे। उमर रशीद को देखें, वो फास्ट बॉलिंग में मदद करा रहे थे शॉन टेट की। आपकी क्या राय है कि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लोग हैं क्या वो पाकिस्तानी टीम के साथ जाएं? डेफिनेटली जो भी ये सेठी साहब ने कहा पॉलिसी डिसीजन होगा और ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डबल रोल आप पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पा सकते। तो अगर आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करें तो वहाँ दिल लगा के करें ना। आप दो एडवांटेज क्यों ले रहे हैं कि आप पाकिस्तान टीम के साथ भी ट्रैवल करें, तो नौकरी भी पक्की रहे आपकी। अनलेस के कोई बहुत ही शॉर्टेज कहीं हुई हो तो सही है, क्योंकि यहाँ भी तो काम है ना। वो फिर यूसुफ भी अटैच थे। फिर वो काम जो यहाँ होता है वो सफर करता है ना। आप जिस जगह बेसिकली आप अपॉइंट हुए, तो ये बहुत अच्छा फैसला है, इसको करना चाहिए और इस पे डटे रहना चाहिए। अच्छा, दूसरे कप्तानी के हवाले से बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। कुछ लोग अपने एजेंडे के जरिए चल रहे हैं कि जी बस बाबर आजम को हटा दो। आपकी एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आप कोच रहे हैं, क्रिकेट कस्टम्स की टीम आपने चलाई, आपकी क्या राय है इस सवाल? देखें, पहले सरफराज को हटा के एकदम गलती की थी और अगर अब बाबर आजम के लिए भी यही होता है तो वो गलत होगा। ठीक है ना। आप ज़रूर ये कर सकते हैं कि उसको एक आध फॉर्मेट से कम कर दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर एक आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी, उसको जो लर्न करना चाहिए था, मैं समझता हूँ उतना लर्न उसने नहीं किया एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे ना। हम भी यही कहते हैं जब वो आए थे अभी वो सीखेंगे, सीखने वाला प्रोसेस थोड़ा उनका स्लो है, मगर बहरहाल उन्होंने अब इतनी कप्तानी कर ली है और कुछ उनके रिजल्ट्स भी इतने बुरे नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनको कंटिन्यू करना ज़रूरी है, मगर उनकी ग्रूमिंग भी ज़रूरी है साथ साथ। उसके लिए चाहे कोई एक्सपर्ट उनके साथ लगाया जाए या कोई ऐसा बंदा जो उनको गाइड करता रहे टाइम टू टाइम, ताकि वो जो एज ए कैप्टन ग्राउंड में होते हैं या मीडिया के सामने होते हैं उनको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और उसके साथ अगर एक आध फॉर्मेट में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल हटा देना गलत था और ये हमारी हमेशा से पाकिस्तान की भी पॉलिसी रही है। प्लेयरों के हवाले से भी किसी को खिलाते हैं और फिर उसे एकदम बीच का प्रोसेस है कि अगर एक प्लेयर को आपने खिलाया है, उससे कोई एक्सपेक्टेशन है, अगर वो पूरी नहीं कर रहा तो ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि उस गैप को कम करे। हमारे यहाँ गैप नहीं कम करते, हमें या तो खिला देते हैं और फिर या निकाल देते हैं या फिर दोबारा ले आते हैं तो बगैर रीजन के। ये आपने उसूलन ये होना चाहिए कि जब आपने किसी को खिलाया तो उस सोच समझ के खिलाया, और अगर वो एक्सपेक्टेशन में है तो उसको देख के उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश की जाए ताकि वो लॉन्ग रन पे खेल सके। आपने कहा बाहर कर दिया था, सरफराज अहमद की मिसाल है। जनवरी 2019 में आखिरी टेस्ट मैच खेले और फिर उसके बाद गुज़िश्ता बरस दिसंबर में वो वापस आए टीम में और आते ही उन्होंने 1 सेंचुरी और 3 सेंचुरियाँ बना दी। क्या समझते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल करते रहे, लेकिन एक प्लेयर इस तरह से 4 साल के तकरीबन वक्फे के बाद वापस आएगा, उसका मोरल कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? आप समझते हैं कि सरफराज के साथ सही किया इन्होंने जो ड्रॉप किया था, या फिर ये कि अब सही किया उसको वापस लेकर आए? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा कि उसको जब जिस तरह हटाया गया बहुत ज्यादती थी। और ये बात मैं आज ही नहीं कह रहा, मैं पहले से बहुत से प्रोग्रामों में ये कहा है कि इस तरह हटाना सही नहीं है, और अभी बाबर आजम के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ। तो वो गलत हुआ था
ये तो मैं उनको दाद दूंगा सरफराज को कि इतने अरसे वो सरवाइव किया अंडर प्रेशर रहते हुए, और उनका कॉन्फिडेंस भी मेरा ख्याल है बहुत जीरो पे पहुंच गया होगा हर चीज़ में, मगर लगे रहे और लकीली ये चांस उन्हें मिला है और उन्होंने प्रूव किया। तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ ज्यादती हुई है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। तो जब आपने उसको खिलाया इतने अरसे बाद, उसने परफॉर्म कर दिया, तो इसका मतलब ज्यादती हुई। तो ये कम से कम जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है टीम की, जो ओवरऑल एक जिसमें हम कहते हैं टीम कल्चर, वो खराब होता है कि आपने उसको बिठाए रखा हो, जब आपने परफॉर्म कर दिया, आप जाहिर है कि वो शेर हुआ है, मगर वो क्योंकि सही प्लेयर है, वो अपना ये शेर पना दिखाता नहीं। जब 2017 में वो ट्रॉफी तब भी उसने वो बड़ा डाउन टू अर्थ था। तो ये उसके लिए चले, उसने एक एग्जाम्पल सेट किया औरों के लिए कि आप डटे रहो, अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आप अच्छे हो तो आपको जब भी मौका मिले आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और मगर एक बहुत बड़ा मैसेज भी है टीम मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, आप चूंकि फास्ट बॉलर भी रहे, कोच भी रहे, इमरान खान के साथ भी आपने बॉलिंग की, क्या हो जाता है हमारे फास्ट बॉलर्स को? क्या 4 ओवर्स के बॉलर्स होकर रह गए? फिटनेस का प्रॉब्लम है हमारे फास्ट बॉलर के साथ। T20 में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब लॉन्गर वर्जन में जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, आइदर वो अनफिट हो जाते हैं या परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हाँ, ये एक अच्छा आपका सवाल है। इसमें देखें, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, ज़्यादातर प्लेयर हमारे खासतौर से सेटअप में T20 से एकदम से टीम में आ जाते हैं। तो जो T20 वाले प्लेयर हैं वो ज़ाहिर है वो तो 4 ओवर के बॉलर होते हैं, उन्होंने लॉन्गर वर्जन में बहुत ज़्यादा बॉलिंग की नहीं होती है। तो एक तो जब आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो टेस्ट मैच में आपको एक तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, डिफरेंट स्पेल में करनी होती है, और उसमें आपको वो आर्ट आना चाहिए आउट करने का, जो कि T20 में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैट्समैन खुद रिस्क ले रहा है और टेस्ट मैच में लेते नहीं। तो उसमें वो आपके पास ऑप्शन वैरायटी होनी चाहिए जो कि आप किसी अच्छे प्लेयर को आउट कर सके, वो हम लैक करते हैं। तो जब उन्हें विकेट्स नहीं मिलती और ज़्यादा स्पेयर करने पड़ते हैं और उनका बॉडी उस लेवल पर नहीं होती जो 4 ओवर की, तो अक्सर वो या तो अनफिट हो जाते हैं या वो अवॉइड करते हैं बड़ी क्रिकेट खेलने को। तो 4 ओवर करना तो आसान है, उसमें बैट्समैन ने रिस्क लेना है, वो आउट होगा, आपने थोड़ी बहुत वेरिएशन करनी है। तो हमें चाहिए कि अपना जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको कोई थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, खासतौर से फास्ट बॉलिंग के हवाले से, कि सिलेक्शन होने के लिए कम से कम लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट उसने खेली हो। अगर वो दूसरा सपोज टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें उसकी एक्सपीरियंस 4 डे क्रिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जलालुद्दीन से हमने गुफ्तगू की और यकीनन बहुत सारी इनका इनपुट लिया, इनको आइंदा भी हम जहमत देंगे, लेकिन हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो PSL के हवाले से बात करेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स के रूहे रवां नदीम उमर हमारे साथ मौजूद होंगे और PSL के हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। क्रिकेट का मेला PSL 8 की सूरत में 13 फरवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो बड़ी मकबूल फ्रेंचाइज है कि जिसमें यंगस्टर्स हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आपको याद होगा एक मरतबा PSL जीतने का भी एजाज़ हासिल किया था, ये 2019 की बात है। और फिर उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की कारकर्दगी, इन्होंने यंगस्टर्स को बड़ा प्रमोट किया, बहुत सारे लड़के जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ज़रिए जो है वो मंजर आम पर आए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स के रूहे रवां नदीम उमर साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनकी टीम की तैयारियों के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई, खैरियत हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नदीम भाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स जब शुरू हुई PSL तो PSL 2016 के पहले उसमें फाइनल में पहुंची, फिर उसके बाद जब दूसरा फाइनल हुआ 2017 में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, वहाँ PSL के फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स पहुंची और फिर उसके बाद बिलाखिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये चैंपियनशिप जीतने का भी एजाज़ हासिल किया 2019 में। इस मरतबा क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि पिछली दफ़ा आपकी टीम की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही थी, लोग बड़ी तवक्कुआत आपसे वाबस्ता करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इकबाल भाई बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पिछले 1-2 साल हम लोग वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बहुत ही वजूहत थी, सब लोगों को मालूम है, उसको रिपीट करना भी मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, 4 साल तो हम बहुत अच्छा खेले, टॉप में रहे, 2-3 साल हमने गड़बड़ करी, बट ये होता है क्रिकेट में, अप्स एंड डाउन होते हैं, बट हर दफा इसी उससे सोच से आते हैं कि टीम अच्छी होगी, सही खेलेंगे। बस इस दफा आप दुआ करें कि इंजरीज ना हो, तो हमारी टीम माशाल्लाह दफा बहुत बैलेंस्ड है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, इस दफा फील्डिंग में भी मैयार अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे फील्डर्स भी हमारे पास हैं।
तो हमने हर चीज को सोचा है। रात को मैचेस हैं, पेसर्स अच्छे होने चाहिए, स्पिनर कैसे होने चाहिए, रिस्ट स्पिनर होना जरूर चाहिए। तो सब चीजें सोच के प्लान करा है इस दफा। अब आगे अल्लाह ताला की मर्जी देखें क्या होता है, बट वी विल ट्राई आउट देयर। अच्छा, इस दफ़ा आपके बॉलिंग अटैक में जैसे पहले भी नसीम शाह को आपने खिलाया, नसीम शाह आपकी टीम में शामिल हैं, मोहम्मद नवाज उनको ऊपर भी भेजते रहे, सरफराज वो आपकी टीम में शामिल हैं, सरफराज अहमद कप्तान है, और फिर अगर आप देखें तो जेसन रॉय भी आपकी टीम में शामिल है, इंग्लिश ओपनर, इफ्तिखार अहमद T20 स्पेशलिस्ट है। तो एक कॉम्बिनेशन तो बना है नदीम भाई, और उमर अकमल भी जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वापसी की, वो भी आपकी टीम में मौजूद है। तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका अच्छा बन चुका है। जी वही मैं अर्ज कर रहा था इकबाल भाई कि इस दफा कॉम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। एक एडिशन और हुआ है हसारंगा का जी, जो हमारे पास मिसिंग था, एक वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर। अब वो था रिस्ट स्पिनर की बड़ी जरूरत होती है, जिस तरह लाहौर के पास राशिद हैं और जो सब टीमें खिलाती हैं उनको, तो वो 4 ओवर बहुत सरल डालते हैं। तो अगर आप देखेंगे तकरीबन ऑलराउंडर हैं, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं, स्पिनर नवाज बहुत अच्छे हैं, हसारंगा हैं, नसीम शाह ने अपनी बैटिंग बहुत इम्प्रूव करी है, इसी तरह हसनैन ने करी है। तो हमारी माशाल्लाह बैटिंग डेप्थ भी है और बॉलिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं ये लोग। तो वो भी हमारे पास है। और सरफराज का बहुत अच्छा कमबैक हुआ, जैसे आपने देखा फॉर्म में आ गए। इफ्तिखार अभी बांग्लादेश में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नवाज है ही फॉर्म में। बस हमें थोड़ा सी फिक्र, जैसा आपने कहा ना रॉय वगैरह, ये लोग जरा मुझे आउट ऑफ स्टार्ट लग रहे हैं। तो होपफुली ये भी ऊपर से परफॉर्म करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डेप्थ है अच्छी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल नदीम भाई, मार्टिन गप्टिल का नाम भी आपकी टीम में शामिल है। गप्टिल अवेलेबल होंगे इब्तिदाई मैचेस में या बाद के मैचेस में? गप्टिल अवेलेबल है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अच्छा, तो वो तो बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वो तो जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं इब्तिदाई ओवर्स में, तो आपकी टीम तो बड़ी बैलेंस है माशाल्लाह। जी हाँ, लेकिन ये लोग जरा जैसा मैंने कहा ना, गप्टिल हो गए, रॉय हो गए, ये जरा सा मुझे लग रहा है कि अभी आउट ऑफ फॉर्म में, आउट ऑफ टच हैं। बड़े प्लेयर्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के गप्टिल ने मारे हैं। उसके बाद वो जो वेस्ट इंडीज के और वो है नाम भूल रहा हूँ, खैर। तो ये इनका कॉम्बिनेशन है। वो कहते हैं ना फॉर्म जो है परमानेंट, वो तो वो वाली बात है। हाँ, क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म जो है वो आर्जी होती है। जी 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 जी। तो फॉर्म इज टेम्पररी। तो वो इनके साथ यही अल्लाह करे क्लिक करना है। पिछली दफा जेसन रॉय बहुत ही उम्दा खेले, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करा, आपने देखा उसमें जब वो इंग्लिश टीम से खेल रहे थे। ठीक, तो लेकिन ओवरऑल हम सेटिस्फाइड हैं, टीम अच्छी है बहुत। चलते चलते नवीन उल हक जो अफगानिस्तान के, वो भी आपकी टीम में शामिल है नदीम भाई? जी हाँ माशाल्लाह, वो जैसे आपने कहा नवीन उल हक आप देख रहे हैं, वो डेथ ओवर में बहुत अच्छे हैं और शुरू के ओवर बहुत अच्छे कराते हैं। चेंज ऑफ पेस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनकी। तो मेरा ख्याल है दफा हमें मुश्किल होगी, अच्छी मुश्किल कि टीम कौन सी खिलाई जाए, 11 कौन खेलेंगे। तो बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जो 11 हमारे प्लेयर है वो भी अच्छे होंगे। तो उम्मीद है कि दफा हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, चले, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नदीम उमर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के रूहे रवां, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इब्तिदाई 4 एडिशंस के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही, लेकिन अब सरफराज अहमद फॉर्म में आ गए और उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। तो देखते हैं कि इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से, और हमने बात की कोयटा ग्लैडिएटर्स के रूहे रवां नदीम उमर साहब से, कि जो बता रहे थे कि इस मरतबा उनकी टीम जो है गुज़िश्ता एडिशंस के बरक्स बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, हारून रशीद चीफ सेलेक्टर बने और उनके हवाले से गुफ्तगू भी मुख्तलिफ फोरम पर हो रही है। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी ने, जो जियो न्यूज़ पर अपना एक प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से, और रेगुलर जो है वो क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो हम याह्या हुसैनी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याह्या।
जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, वालेकुम अस्सलाम। या सबसे पहले तो ये बताइए, जो नजम सेठी साहब ने चीफ सेलेक्टर का तकर्रुर किया है, आपकी क्या राय है? हम तो उनको 90s से देख रहे हैं, हारून भाई को, और आखिरी जो इनका असाइनमेंट था वो 2016 का T20 वर्ल्ड कप का था, जिसमें पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। आपकी एज एन एंकर क्या ओपिनियन है इस हवाले से? इकबाल बेग साहब, दो पहलुओं से इस सवाल का जवाब है, और दो पहलुओं से इस तनाजुर में कि अगर एक तरफ देखा जाए तो ट्राई एंड टेस्टेड है हारून रशीद साहब, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ, वो कहते हैं ना कि जिस तरह क्रिकेट टीम आप मुख्तलिफ नंबरों पर बैटिंग करते हैं, तो मुख्तलिफ कोटों पर काम करने का इनके पास तजुर्बा है। और दूसरा इनके बारे में काम तासुर ये है कि ये बॉसेस के साथ जो है वो मुठभेड़ नहीं करते, उनके सामने इनकार नहीं करते, उनकी लाइन को टो करते हैं। तो उस एतबार से तो अगर देखा जाए तो नजम अजीज सेठी ने, जिन्होंने आते ही ये कहा था कि वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जिस तरह हारून रशीद को लाकर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वो अपने आजमाए हुए लोगों के साथ ही चलने में अपने आप को सहल महसूस करते हैं, जिस तरह उन्होंने कोच के हवाले से अभी चैप्टर क्लोज नहीं किया उसकी आज तक। और इसी तरह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान टीम में कप्तानी के हवाले से भी कुछ ऐसे फैसले होने जा रहे हैं। और हारून रशीद का जो दूसरा पहलू है कि मसला ये था यहाँ पर कि पाकिस्तान के बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री जो है वो सिर्फ मेरिट के ऊपर नहीं होती, और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े ओहदों पर आने के लिए आपके पास बड़े नंबर्स का होना बहुत जरूरी है, जो असर और रसूख रखते हैं। तो इस एतबार से जो है वो बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि दबाव शायद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर के कौन इस ओहदे पर होगा, कौन इस ओहदे पर नहीं होगा। लेकिन जो आसान अल्फाज में मैं खुलासा करना चाहूंगा वो ये कि हारून रशीद साहब के सिलेक्शन से क्रिकेट एजेंट जो हैं उनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि आपको याद हो माजी में जो सिलेक्शन के मामला रहे उसमें क्रिकेट एजेंट्स का बड़ा रोल रहा। क्योंकि ये जो क्रिकेट एजेंट्स का मामला है कि अगर कोई चीफ सेलेक्टर किसी क्रिकेट एजेंट के साथ एसोसिएट हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन हमने माजी में देखा कि एक एजेंट के बहुत सारे प्लेयर खेलते रहे और वही टीम का हिस्सा है। तो आप नहीं समझते कि एजेंट्स जो जिनमें जो इस्तिराब, जो बेचैनी पैदा हुई है, तो हारून रशीद साहब क्या करेंगे? जिस तरह एजेंट्स पूरा कंट्रोल करते थे क्रिकेटर्स को, उनके ट्विटर अकाउंट से वो बाकायदा वो शुरू कर देते थे ट्वीट करना, और बाकायदा वो फिर एक बन जाता था, ट्रेंड बन जाता था। तो आप समझते हैं कि जो एजेंट्स हैं उनको सिर्फ उनकी एजेंटी तक महदूद रखा जाएगा, या उनको मजीद कुछ इनपुट दिया जाएगा? खिलाड़ी इस पर नाराज नहीं होंगे या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मिर्जा इकबाल बेग साहब इस हवाले से लाहे अमल तय करने के जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस तरह की बहुत सारी शिकायत हैं कि एजेंट का जो रोल है पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोस्ती यारी का कल्चर जो है वो बहुत आम है। ये पहले हम बात करते थे एक तजियाकार की हैसियत से, लेकिन अब तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज सेठी साहब भी यही कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट से खेला हुआ पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर है उसको वो कोचिंग के मकसद पर इसलिए नहीं लाना चाहते कि दोस्ती यारी पसंद नापसंद का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा फरोग पाता है और वो आगे बढ़ता है। तो ये जो मामला है एजेंट का, ये बहुत संजीदा मामला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और आगे आप देखेंगे कि ये इतनी आसान चीज नहीं है, काफी संजीदा मामला है। अच्छा, आखिरी सवाल या मुझे ये बताइए कि आप क्या देखते हैं एशिया कप के हवाले से? जो नजम सेठी साहब, अभी बहरीन में इजलास होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो आप समझते हैं एशिया कप अगर भारत यहाँ आकर नहीं खेला तो आपकी क्या राय है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान तैयार हो जाएगा खेलने पर? क्योंकि वर्ल्ड कप 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले 50 ओवर का एशिया कप है। देखिए इकबाल बेग साहब, अभी इस बारे में कुछ कहना तो कबल वक्त है, लेकिन चूंकि हमारी टर्न है और इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान उसूल है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर खेलेगा तो पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाएगा। पाकिस्तान ने कभी क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट नहीं किया। आपको याद होगा 2016 में काफी कशीदगी थी दोनों मुल्कों के दरमियान, बावजूद उसके हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान टीम को ग्रीन सिग्नल दिया। शाहिद आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम गई, पहले राउंड से बाहर हो गई, लेकिन हमने अपनी कमिटमेंट को फुलफिल किया। लेकिन अब भारत जो 2008 में इधर आया था MS धोनी की क़यादत में एशिया कप खेलने के लिए, उसको इस बार भी यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो एशिया कप तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन शायद इंडिया का मैच एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो दुबई में हो, लेकिन होना नहीं चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, आज का शो आपने मुलाहिजा किया और हमें उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। हमने क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन से बात की। PSL की तैयारियों के हवाले से हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर से बात की और पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा मामलात और हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर बनाने के हवाले से हमने सैयद याया हुसैनी जो स्पोर्ट्स एंकर हैं उनसे बात की। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।